नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैथमेटिक्स की श्रृंखला के हम लोगों ने चैप्टर 5 5th बी का कुछ क्वेश्चन किया था और वीडियो के ज़्यादा लेक्चर के लंबे हो जाने के कारण हम उसमें कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आइए आज जितने भी इस चैप्टर में अवकलनीयता के प्रश्न हैं उनको हम एक एक करके बारीकी से और कंसेप्ट के साथ उनका डिस्कशन करते हुए, एनालिसिस करते हुए, एक तरह से बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए हम उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हमारे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18 और 19 ये रह गए थे। बाकी सबको हमने 5B के फर्स्ट पार्ट में कराया है, आप वहाँ जा कर के देख लीजिए। तो आइए आज हम लोग 5th बी के जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चंस के उसको हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना होगा। हमने पहले एक लेक्चर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी पूरा का पूरा कंसेप्ट है उसमें डिस्कस किया है। एक पूरा लेक्चर कंसेप्ट का है, आप वहाँ भी जा कर के देखिएगा। और आज हम फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे और जो भी कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को साथ लेकर के बताएंगे आपको। दोनों में क्या कोरिलेशन है, कैसे कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। तो आइए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पहले बिल्कुल ज़ीरो से हम फिर से चलेंगे और आपको हम ये बताना चाहेंगे। पहले हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। इसमें हम पहले आपको ये बताएंगे अवकलन वास्तव में क्या होता है। तो आइए पहले हम सीखते हैं कि वास्तव में अवकलन क्या होता है। अभी हम सीखेंगे कि अवकलन क्या होता है। तो हमने आपको कंसेप्ट के लेक्चर में भी बताया है कि अगर कोई फंक्शन है जिसका चर एक x है, तो अगर ये फलन है जो x पर निर्भर कर रहा है, तो अगर x के मान में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। तो वह वैल्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होती है, यही अवकलन बताता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई हमने एग्जाम्पल के लिए फंक्शन लिया f(x) जो कि x² है। इस x में वेरिएबल में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, डेल्टा x चेंज किया, तो फंक्शन जो है चेंज होकर के y' हो गया। इसी को हम f(x) प्लस डेल्टा x कर रहे हैं और ये अल्टीमेटली जो वैल्यू है ये होगा। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कितनी चेंज हुई। तो फंक्शन की वैल्यू जब चेंज देखेंगे तो ये फाइनल वैल्यू है और ये इनिशियल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हमने फंक्शन जो लिया हुआ है वो x² है, तो ये y' की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक x² प्लस डेल्टा x² प्लस 2x डेल्टा x x प्लस डेल्टा x के होल स्क्वायर से ये हुआ। और फिर यहाँ पर y की वैल्यू हमने रख दिया और यहाँ x² आपको कैंसिल होता दिखेगा। अब हम यहाँ से डेल्टा x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन के बाद डेल्टा x प्लस 2x बचा। अब इस पूरे तीनों रिलेशन जो दिख रहे हैं आपको, इस पूरे रिलेशन में हम डेल्टा x से अगर डिवाइड करेंगे तो तीनों में हम टर्म में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x प्लस 2x बचा। अब हम लिमिटिंग कंडीशन लेते हैं कि अगर डेल्टा x की वैल्यू बहुत ही छोटी हो, यानी कि लगभग हमारा डेल्टा x अगर 0 की तरफ टेंड्स करेगा, तब देखिए क्या होगा। ये भी हमारा डेल्टा x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है और ये भी टेंड कर रहा है। अल्टीमेटली देखिए होगा क्या, इसी वैल्यू को लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को हम dy बाई dx कहते हैं। यानी कि y में थोड़ा सा चेंज और ये x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज है, इसी को हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं। x के सापेक्ष अवकलन का ये मतलब हुआ कि x के मान में अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में y वेरिएबल जो है y किस प्रकार से चेंज होगा, कितना चेंज होगा, वही वैल्यू आपको बताता है कि ये इस फंक्शन का ये अवकलन है। आप यहाँ डेल्टा x की जगह 0 लिखेंगे तो अल्टीमेटली 2x आएगा। यही ओरिजिनल फंक्शन जो था उसका अवकलन है। और अवकलन वास्तव में यही बताता है कि कोई फंक्शन के वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करने पर अल्टीमेटली उस फंक्शन की वैल्यू कितना चेंज होती है, यही वैल्यू आपको उसका अवकलन बताती है। ये तो पूरा रहा मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम देखेंगे जियोमेट्रिकली
ज्योमेट्रिकली अवकलन का क्या मतलब होता है, तो एक हमने यहाँ पर ग्राफ खींचा है, आप इसको बहुत बारीकी से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वेल नोन है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई जो लाइन आपको दिख रही है ग्राफ, ये हमने मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है। ये फंक्शन एफ एक्स हुआ जिसका हमने ग्राफ खींचा है, वो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एट रैंडम हमने इस ग्राफ को खींच लिया। अब बहुत बारीकी से समझिएगा, हमने इस ग्राफ के इस पॉइंट को मान लिया P है, जिसका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से ये वाला पॉइंट x डिस्टेंस पे है और यहाँ से ये वाला पॉइंट y डिस्टेंस पर है। यही कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, ये आप वेल नोन है, अच्छी तरह से जानते हैं। अब फिर देखिए इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, इस पॉइंट के को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, x में थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, यहाँ से यहाँ x है, x को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे डेल्टा x, यानी हम x को यहाँ से बढ़ाकर यहाँ तक करते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आप देखिए इस फंक्शन पर आप यहाँ ना होकर के यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि इसके सीध में ये वाली वैल्यू है। तो देखिए आपने x को डेल्टा x बढ़ाया, ये वाली वैल्यू बढ़ाई है इतनी, जब इतना बढ़ाएंगे तो y में भी देखिए चेंज हो रहा है। पहले y यहाँ तक था, अब y यहाँ तक पहुँच रहा है, यानी ये जो चेंज है ये डेल्टा y है। यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू डेल्टा x है, और यहाँ से यहाँ तक जो y दिख रही है ये डेल्टा y हुई। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है पॉइंट Q का, उसका निर्देशांक x में डेल्टा x और y में डेल्टा y का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो डेल्टा y और डेल्टा x डिनोट कर रहा है ये वाली लेंथ। आप ध्यान से देखिए, ये लेंथ डेल्टा y हुआ और ये लेंथ डेल्टा x है, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, x में हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया और इसी के करस्पॉन्डिंग देखिए y में इतनी की वृद्धि हुई, तो ये डेल्टा y हुआ और ये वैल्यू डेल्टा x हुई। हमारे हिसाब से आपको कन्फर्म हो रहा होगा कि क्या है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं फिर से उसको दिखा रहा हूँ आपको अलग से। जैसे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर कोई एक फंक्शन है जो इस तरह से वेरी कर रहा है, तो अगर यहाँ पर एक्स वाई निर्देशांक है, यानी एक्स वाई का मतलब ही होता है कि इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मैच कराएंगे तो x दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। अब इसी में हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं और यहाँ से हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो यानी x पहले था उसमें डेल्टा x की अगर आप वृद्धि करेंगे तो देखिए पहले आप y पर थे, अब यहाँ से यहाँ ऊपर आपको जाना पड़ रहा है, तो ये डेल्टा y कहलाएगा। तो इसमें देखिए डेल्टा फंक्शन में x की वृद्धि अगर कर रहे हैं तो y में भी थोड़ी सी यहाँ वृद्धि आपको दिखेगी, ये डेल्टा y है। यही हमारे कहने का मतलब है। तो ये आपको ग्राफ बता रहा है कि x में अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो y में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब आइए देखिए ये वास्तव में रीज़न क्या है और ये बताएगा क्या। तो यहाँ से अब आप देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आप अच्छे से देखिए, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला अगर एंगल थीटा हो तो यहाँ से tan थीटा बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लेकिन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपका कुछ और नहीं, अगर ध्यान दें लिमिटिंग कंडीशन के लिए तो ये डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। तो यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल डी वाई बाई डी एक्स है, और यही आपकी उस रेखा की प्रवणता होती है जो इस बिंदु पर इस बिंदु पर इस तरह से स्पर्श रेखा खींची जाती है। हमारे बस कहने का मतलब यही है कि किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर जो अवकलन होता है वो ग्राफ से आपको दिख रहा होगा। जो अवकलन है डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, ये कुछ नहीं बताता बल्कि बस इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता ही बताता है, क्योंकि यही कोण है जो कि यहाँ पर भी बनेगा और इसकी प्रवणता ही है। यानी कि किसी भी बिंदु पर अगर इस बिंदु पर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो इस बिंदु पर और कुछ नहीं बताएगा, वो वैल्यू केवल और केवल इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता ही बताएगा, और ये tan थीटा ही होता है जिसको आप m भी लिखते हैं। यानी अवकलन केवल और केवल उसकी प्रवणता को बताता है, उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्शी की स्पर्श रेखा की। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए
इसके बाद अब हम लोग अवकलनीयता के कंसेप्ट को इसी स्पर्शी के कंसेप्ट से ही समझेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग आगे अवकलनीयता के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने बताया आपको कि अवकलन जो होता है किसी वक्र के बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता बताता है। अब देखिए, फलन अवकलनीय तभी होगा, कोई भी फलन अवकलनीय तभी होगा जब उसके उस बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाए। फिर से सुनिए स्टेटमेंट, कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय तभी होगा जब उस बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्शी रेखा खींची जाए, केवल और केवल एक ही स्पर्शी रेखा खींची जाए। मान लीजिए ये कोई हमारा वक्र है, तो अगर इस बिंदु पर अवकलनीयता पूछा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल एक स्पर्शी खींची जाएगी, इसलिए इस बिंदु पर यह फलन अवकलनीय है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी केवल और केवल एक ही स्पर्शी रेखा खींची जाएगी, एक ही स्पर्शी खींची जाएगी इस तरीके से, इसीलिए ये फलन अवकलनीय होगा। इस बिंदु पर देखा जाए तो यहाँ भी केवल और केवल एक ही स्पर्शी खींची जाएगी, यानी अगर किसी फलन के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्शी खींची जाए तो वहाँ वह बिंदु जो है अवकलनीय कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का हो, मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब देखिए कोई फंक्शन मान लीजिए यहाँ से ब्रेक है, अब अच्छे से समझिएगा, यहाँ से ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस और फंक्शन यहाँ पर ब्रेक है। तो अगर इस पॉइंट पर अवकलनीयता चेक करनी है तो आप देखिए इस पॉइंट पर बहुत सारे स्पर्शी खींचे जाएंगे, इन्फिनिटी स्पर्शी होंगे और इस पॉइंट पर भी अनंत स्पर्शियाँ होंगी। इसलिए जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है वहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। यानी पहली शर्त है कि जहाँ फलन सतत नहीं होता वहाँ या उस बिंदु पर फलन अवकलनीय भी नहीं होगा, फलन अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका हमने कारण आपको बताया, क्योंकि उस बिंदु पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, उस बिंदु पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से है और इस तरह से जा रहा है, इस पॉइंट पर आपको अवकलनीयता देखनी है तो यहाँ पर बहुत सारी स्पर्शियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी, कोई डिफिनिट स्पर्शी नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसी तरह सिमिलर ये पॉइंट भी है, इस पॉइंट पर भी आप किसी तरह से भी खींच सकते हैं, इसका भी कोई डिफिनिट स्पर्शी नहीं है। इसलिए ऐसे बिंदु पर फलन जो है अवकलनीय नहीं होगा। ये तो हुई अवकलनीयता की पहली शर्त। अब आइए देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। अब दूसरी शर्त ये है कि अगर मान लीजिए फलन हमारा सतत भी है तब क्या कंडीशन होगा। एक कंडीशन ऐसा होता है कि सतत होने के बावजूद उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होता। ऐसी कंडीशन क्या है, देखिए उसको। मान लीजिए ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसको आप लिख लीजिए होंगे हमें लगता है। देखिए अगर मान लीजिए हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई फलन अगर हमारा इस टाइप से है, यानी यहाँ पर सडन चेंज है, यानी कि यहाँ पर आपको स्पाइक मिल रहा है, तो देखिए ऐसे पॉइंट पर हमारा फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, फलन तो सतत है, क्योंकि इसको ड्रा करने के लिए हमें पेंसिल नहीं उठाना पड़ा, इसलिए ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर भी कोई डिफिनिट टेंजेंट नहीं होगा। एट रैंडम मेनी डायरेक्शन पॉसिबल हैं, इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा या फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसलिए फंक्शन के उस पॉइंट पर कोई भी स्पाइक भी नहीं होनी चाहिए, यानी तीखा ढाल नहीं होना चाहिए। आपको इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इतनी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको अब अवकलनीयता का कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग अगर किसी फलन को किसी बिंदु पर अवकलनीय दिखाना है
तब किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे? हम लोग बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाएंगे जैसा कि पिछले कंसेप्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था। जैसे कि आप लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों को आप इक्वल दिखाते हैं और उस फंक्शन की उस पर वैल्यू दिखाते हैं। यानी कि कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो कंटिन्यूटी के लिए आप जानते ही हैं क्या करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल दिखाते हैं, तब फलन हमारा सतत होता है। इसी तरह अवकलनी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव दिखाएंगे, तब फलन हमारा अवकलनी होगा। तो इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को आपको समझाते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये है, पहले ग्राफिकली आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई फंक्शन ये इस तरीके से है। इस पॉइंट पर आपको अगर अवकलनीयता चेक करना है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर इसके इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये राइट हैंड हुआ, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड हुआ। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने कंसेप्ट वाले लेक्चर में ये बताया है। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के थोड़ा सा राइट में जाएं तब पर भी फंक्शन हमको डिफरेंशिएबल मिले, उस पर भी स्पर्शी खींचा जा सके, उस पर भी स्पर्शी आराम से खींचा जा सके, उस पर भी स्पर्शी आपका खींचता हुआ मिलेगा। तब यहाँ से देखिए अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे भी चलेंगे तब पर भी हमको पॉइंट मिलेगा, थोड़ा सा लेफ्ट भी चलेंगे तब भी हमको फंक्शन पे पॉइंट मिलेगा। इसीलिए हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का हो और इस पॉइंट पर चेक करना हो तो राइट में तो डिफरेंशिएबल आपको मिलेगा, लेफ्ट में डिफरेंशिएबल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए हमको दोनों साइड लेफ्ट में भी और राइट में भी चेक करना होता है। अब देखिए चेक करने की प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, बिल्कुल वही तरीका है जैसा कि हम लोगों ने सततता में देखा था। आप लोग सततता में लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग अवकलनीयता के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल करेंगे, तब फंक्शन हमारा अवकलनी होगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। देखिए करना क्या है, जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव का ये फार्मूला ही होता है कि फंक्शन में हम थोड़ा सा वृद्धि करेंगे और ये ओरिजिनल फंक्शन था तो दोनों के में चेंज कितना आया, जबकि हम h टेंस्ट कर रहे हैं 0 की तरफ, यानी कि बहुत थोड़ा सा चेंज किए हैं हम फंक्शन में, तो फंक्शन में टोटली कितना चेंज होगा ये वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव को बताएगी। और फंक्शन में से थोड़ी सी वैल्यू और इतनी थोड़ी सी जो कि टेंस करे 0 की तरफ वो घटाएंगे, तब चेंज कितना आएगा। अगर दोनों इक्वल आएगा तब फंक्शन उस पॉइंट पर अवकलनी कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल से आप देख लीजिए। मान लीजिए आपका फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x² और कहा जा रहा है कि x = 3 पर चेक करिए कि फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो देखिए ये हमारा जो पॉइंट है ये a = 3 हुआ। अब अगर हम a + h करें तो a की जगह तो 3 हुआ तो 3 + h होगा, तो 3 + h यानी कि 3 इधर भी करेंगे x की जगह तो 3 + h का स्क्वायर हुआ। यहाँ 3 न लिख करके हम f 3 + h भी कर सकते हैं और यहाँ f 3 - h इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू 3 ही है तो यहाँ 3 - h का स्क्वायर होगा। और fa यहाँ a की वैल्यू 3 है यानी कि f3, तो इसका f3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप पहले से ही करते हुए आए हैं। अब इन्हीं सब मानों को उठाकर यहाँ पर अगर रखा जाए तो देखिए हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा। लिमिट h टेंस टू 0 fa - h, तो a - h की वैल्यू देखिए है 3 - h का स्क्वायर माइनस fa की वैल्यू है 3 का स्क्वायर टोटल अपान -h है। और राइट हैंड में देखेंगे
तो लिमिट h टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच की जगह 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ए की जगह आपको दिख रहा होगा 3 का स्क्वायर अपान h है, तो h की वैल्यू रख लीजिए। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ अगर हम रखते हैं वैल्यू देखिए ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 6h होगा माइनस 3 स्क्वायर अपान माइनस h, और इस साइड जो होगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 6h होगा माइनस 3 का स्क्वायर अपान h, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल दिखेंगी आपको। इसके बाद यहाँ h कॉमन लेंगे तो h कॉमन जब लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 होगा, h टेंस टू 0 होगा और h स्क्वायर माइनस 6h अपान माइनस h होगा। अब इसके इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर h कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ h प्लस 6 होगा अपान h होगा। यहाँ भी अगर h कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर केवल h माइनस 6 होगा, h माइनस 6 होगा और ये h बाहर हो गया। अब देखिए इस h से ये वाला h कैंसिल, h की जगह अब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस 6 हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए h से h कैंसिल होगा और h की जगह 0 रखेंगे तो 6 हुआ, दोनों साइड इक्वल आया। इसलिए हमारा जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है वो एट x इक्वल 3 पर अवकलनीय होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ रही है। तो इसी तरीके से मैथमेटिकली आपको किसी भी फंक्शन के लिए दिखाना होगा कि उस फंक्शन पर या उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो रहे हैं, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इस कंसेप्ट के बाद हम अब चैप्टर में आए हुए न्यूमेरिकल को देखते हैं, बिल्कुल इसी बेसिस पर कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद आपके लेसन में 16 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन है। तो देखिए फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर माड x माइनस 1 है और आपको x इक्वल 1 पर अवकलनीयता चेक करना है, फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए माड x माइनस 1 को हम दो फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, आप देखिए पहले समझिएगा माड का मतलब क्या होता है। माड का मतलब होता है कि ये कोई भी वैल्यू रहे, यहाँ पर ये वैल्यू कोई भी रहे, आपका अल्टीमेट वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव दो तरीके से आ सकता है, या तो अंदर की जो वैल्यू है वो खुद पॉजिटिव हो। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है दो तरीके से पॉजिटिव होगी। एक तो पहला तरीका ये है कि अंदर की जो वैल्यू है x माइनस 1 वो खुद पॉजिटिव हो, इसका मतलब 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो। एक तरीका ये है, तब ये पॉजिटिव होगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो फंक्शन है ये वैल्यू x माइनस 1 की वैल्यू निगेटिव हो जाए, निगेटिव होगा तब भी अगर हम मॉड लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। यानी कि ये टोटल वैल्यू जो है x माइनस 1 ये निगेटिव हो और यहाँ पर ये निगेटिव होगा और ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो देखिए ये वाला निगेटिव कब होगा x माइनस 1, जबकि x की वैल्यू जो है 1 से छोटा हो जाए, ये वैल्यू बड़ा हो जाए, ये 1 बड़ा हो जाए और x छोटा हो जाए तो ये वैल्यू निगेटिव होगी और उसका माइनस में मल्टीप्लाई होगा तब पॉजिटिव होगी। यानी फंक्शन को देखिए किस किस फॉर्म में लिखा गया। ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ा हो, 2, 3, 4, 5 हो, तब ये वैल्यू 1 पॉजिटिव मिलेगा आपको। या फिर ये वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, ये वैल्यू हाफ कर दें और 1 करें तो माइनस हाफ होगा और ये माइनस पहले से है, तब पर भी जो वैल्यू पॉजिटिव आपको मिलेगी, तब पर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो दो तरीका हुआ, ये वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब पर भी पॉजिटिव, और इस केस में अगर x की वैल्यू 1 से छोटा है तब आपका इस टाइप से फंक्शन होगा, क्योंकि इस केस के लिए भी पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी और माड का मतलब ही होता है पॉजिटिव। तो हमें लगता है आप समझ पा रहे होंगे।
अब देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग केस क्या है, इंटरेस्टिंग केस ये है कि 1 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, 1 से ग्रेटर पर ये फंक्शन है, 1 से लेस पर ये फंक्शन है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ 1 है हमारा, 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है, तो 1 से बड़ा का मतलब होता है राइट, तो राइट के लिए ये है, तो राइट हैंड के लिए ये फंक्शन आप लेंगे। और 1 से छोटा, तो 1 से छोटा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के लिए ये फंक्शन आप लेंगे। तो दोनों साइड के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, लेफ्ट के लिए ये फंक्शन होगा, राइट के लिए ये फंक्शन है। तो देखिए हमको फंक्शन एट x = 1 पर चेक करना है, यानी a की वैल्यू 1 है। तो पहले हम fx देख लेते हैं। तो राइट के लिए देखिए fx जो है x - 1 है, और लेफ्ट के लिए fx जो है -x - 1 है। अब हम fx हमें पता है, तो f राइट के लिए 1 + h निकाल लेते हैं, तो x की जगह 1 + h रखेंगे। बाकी सेम इसी तरह अगर लेफ्ट में जाएंगे तो हमें 1 - h की ज़रूरत होगी, तो 1 - h यानी x की जगह 1 - h रखेंगे, ये वैल्यू होगा। अगर f1 पूछा जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इधर भी f1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसी टोटल वैल्यू को आपकी जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें ला करके रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट के लिए देखिए a - h/-h, राइट के लिए a + h/h। अब देखिए लेफ्ट के लिए हमारा क्या होगा, a की जगह 1 - h, और राइट के लिए a की जगह 1 + h। 1 - h की वैल्यू देखिए हम लिमिट h टेंस टू 0, f1 - h हम लेफ्ट में देख रहे हैं, तो 1 - h की जगह ये पूरी वैल्यू रख लीजिए आप, -1 - h, 1 - h है, और -1 हुआ, ये f1 - h और -f1 की वैल्यू 0 है, अपान टोटल अपान -h एंड इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h। तो 1 + h की वैल्यू देखिए यहाँ पर है 1 + h -1 है, -1 है, f1 + h की जगह, और -f1 की वैल्यू 0 है, अपान h हुआ। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू होगी लिमिट h टेंस टू 0। तो अब यहाँ देखिए -1 + h, और यहाँ पर -1 हुआ, या फिर ये 1 और 1 तो कैंसिल ही दिख रहा है आपको, -1 + 1 से कैंसिल, और माइनस और माइनस प्लस h हो गया, तो +h/-h अल्टीमेटली ये जो वैल्यू दिख रही है -1 आपको दिखेगी, -1 दिखेगी। अब राइट हैंड में देखते हैं, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 1 दिख रहा है, तो एक साइड -1 एक साइड 1 आ रहा है, इसलिए फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आए, इसलिए फंक्शन हमारा x = 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। आपको तो ये मैथमेटिकली दिख रहा है, लेकिन जब ग्राफ आप खींचेंगे, अगर हम f mod x - 1 का ग्राफ खींचें तो आप देखेंगे x1 पर आपको जो फंक्शन मिलेगा इस टाइप से मिलेगा, आपका ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। तो इस पॉइंट पर आपको हम पहले भी बताएं कंसेप्ट, फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शार्प एज मिल रहा है, तो शार्प एज पर बहुत सारे टेंजेंट होंगे, इसलिए अवकलनीय नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स भी कह रहा है, आप ग्राफ से भी देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसके कंसेप्ट को। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फलन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन होता है। अब देखिए ये फलन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इस फंक्शन को आप इस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ पहले देख लीजिए। महत्तम धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर x की जब वैल्यू रखी जाएगी तो जो y की वैल्यू आएगी वह y की वैल्यू या fx की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक होगा और महत्तम होगा, ग्रेटेस्ट होता है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये महत्तम क्या बताता है,
आप पहले ग्राफ से समझिएगा। देखिए ग्राफ क्या कह रहा है कि जब हम x की वैल्यू 0 रहेगी तो y भी 0 है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते गए, जैसे ही x की वैल्यू 1 हुई y की वैल्यू भी 1 आपको दिख रहा है। जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 हो रही है। अब इसके बाद देखिए 1 से हम आगे चलें, 1 पॉइंट x की वैल्यू जब 1.2 आ रहा है मान लीजिए, तब पर भी y की जो वैल्यू है आप देखेंगे y की वैल्यू 1 ही है, y की जो वैल्यू है 1 ही है। x की वैल्यू 1.3 करेंगे तब पर भी y की जो है वैल्यू 1 देखिए है। x की वैल्यू 1.5 करेंगे y इक्वल तब भी 1 मिलेगा आपको। 1.9 करेंगे अगर x की वैल्यू 1.9 भी करेंगे तब भी जो y मिल रहा है आपको 1 ही मिलेगा। देख लीजिए y 1 ही मिला। अब जैसे ही y की वैल्यू हम x की वैल्यू जैसे ही 2 होगा तो देखिए y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जैसे ही 2 हुआ y की वैल्यू तुरंत 2 के बराबर हो गई। y की वैल्यू देखिए तुरंत 2 के बराबर हो गई, यानी x इक्वल 2 हुआ तो y भी 2 के बराबर हो गया। यानी आप देख रहे हैं इसके बाद x की वैल्यू अगर हम 2.3 रखें तो 2.3 भी रखेंगे, 2.3 भी रखेंगे तब पर भी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू 2 ही मिलेगा। यानी हमेशा और हमेशा जो fx की वैल्यू मिल रही वो पूर्णांक में मिलेगा। 1 1 1 1 या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा, यानी कि पूर्णांक संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। इसी तरह अगर आप माइनस में जाते हैं, x की वैल्यू को -1 भी करेंगे तो y की भी वैल्यू देखिए आपको उसी फॉर्म में मिलेगा, -1 के फॉर्म में मिल रहा है। x की वैल्यू को -1 से थोड़ा कम रखेंगे तब पर भी वैल्यू जो है y की वैल्यू -1 मिल रहा है। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे 1 पर जैसे ही आएंगे y की वैल्यू -2 आपको देखने को मिलेगा, -2 देखने को मिल रहा है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी ये प्रॉपर्टी है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि y की सभी वैल्यू या तो पॉजिटिव में या फिर निगेटिव में हमेशा जब भी हैं पूर्णांक है, -1 -2 इस तरह से मिल रहा है, या फिर यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से मिलेगा। जब हम माइनस में आएंगे तो -1 -2 -3 ये वैल्यू मिल रही है आपको, इसीलिए इस फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब देखिए इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ये है कि किसी फंक्शन के अगर a पॉइंट पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए फंक्शन का हम 2 पर देख रहे हैं f2, तो f2 पर y की जो वैल्यू आएगी, x की जगह अगर 2 रखेंगे तो ये 2 आएगा, f3 की वैल्यू 3 आएगी। आप देख लीजिए x बराबर 1 है तो y की वैल्यू 1, x की जगह 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 दिख रही है आपको, यहाँ पर ये 2 दिख रहा है। x की जगह 3 है तो y भी अब आपको यहाँ पर दिखेगा 3, ये पॉइंट मिलेगा आपको। तो जैसे ही, इसीलिए हमने लिखा a पर अगर a कोई भी पॉइंट हो फंक्शन a मिलेगा। अब इसके बाद देखिए a प्लस h पर क्या होगा। जैसे ही हम फंक्शन का यहाँ से आगे मान बढ़ा रहे हैं तब पर भी वही मान मिल रहा है, यानी a से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब भी वही मिलेगा, लेकिन a से थोड़ा सा पहले आएंगे तो वैल्यू एक कम हो जा रही है। 1 से थोड़ा सा पहले आएंगे तो 1 - 1 यानी 0 मिलेगा। 2 से थोड़ा सा पहले आएंगे तो 2 - 1 यानी 1 मिलेगा। 3 से थोड़ा सा पहले आएंगे तो 3 - 1 यानी 2 आपको मिलेगा, ग्राफ भी दिखा रहा है। तो इसी तरह a से थोड़ा सा पहले आएंगे तो a - 1 मिलेगा आपको, a - 1 मिलेगा। तो a से थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे तो ये वैल्यू आपको मिल रही है। तो ये आपका a प्लस h और a माइनस h की वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे, आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। अगर इस पॉइंट पर देखा जाए, जो कॉर्नर वाले पॉइंट हैं, तो अगर x बराबर 1 पर देखा जाए, 2 पर देखा जाए, 3 पर, 4 पर, या फिर किसी इंटीजर a पर देखा जाए, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रा होंगे। तो ग्राफ तो बता रहा है कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसको आइए मैथमेटिकली हम देखते हैं।
अब आइए हम लोग इस फंक्शन की 3 पॉइंट पर आपके बुक में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया है, एक एक पॉइंट पर बारीकी से देखिएगा। अब हम पहले चेक करने जा रहे हैं x = 1 पर, यानी a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 यानी fa या फिर f1 होगा, तो f1 की वैल्यू 1 होगी, f1 की वैल्यू 1 हुआ। अब f1 प्लस h देखते हैं, या फिर 1 माइनस h ही देख लीजिए। f1 माइनस h करेंगे तो यहाँ 1 माइनस h होगा, और 1 माइनस h का मतलब होता है यहाँ अगर 1 है तो 1 में से 1 कैंसिल होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कटेगा होगा, यानी इसी में से एक कम हो रहा है। तो जब यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ भी 1 होगा, और 1 में से 1 जाएगा तो ये वैल्यू 0 होगी। अब इसी तरह a प्लस h में 1 प्लस h होगा, तो 1 प्लस h की जगह यहाँ 1 प्लस h हुआ, और यहाँ 1 आएगा क्योंकि यही वाली वैल्यू यहाँ आ रही है, तो यहाँ 1 प्लस h की वैल्यू 1 हुआ। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड के लिए पहले फार्मूला लिखिए a माइनस एच, आप ध्यान रखिए हमेशा यहाँ माइनस h होता है, यहाँ प्लस h होगा। अब यहाँ से f a माइनस एच, a की जगह 1 रखेंगे तो f1 माइनस एच हुआ, यहाँ f1 हुआ अपान माइनस h, इधर f a प्लस एच यानी 1 प्लस h होगा, माइनस f1 बाई h हुआ। अब यहाँ से f1 माइनस h की वैल्यू देखिए 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, आप यहाँ माइनस कर लीजिएगा, ये माइनस हम नीचे नहीं लगाए हैं। तो ये वैल्यू जो है f1 की वैल्यू 1 माइनस f1 माइनस h की जगह 0 अपान h है, और इसी तरह f1 प्लस h की वैल्यू 1 के प्लस h की वैल्यू 1 है, और माइनस f1 की वैल्यू 1 बाई h, इधर 1 बाई 0 होगा और इधर 0 बाई h, दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉट डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, इसको नोट करिए। फिर हम x = 2 पर देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा जो फंक्शन है, सेम फंक्शन शायद ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, 17 के बाद 18 शायद है, आप मैच करा लीजिएगा। अगर अब फलन पर x = 2 पर चेक करना है तो देखिए अब हमारा a की वैल्यू 2 है, तो हम f2 देखेंगे तो f2 की वैल्यू भी 2 ही होगा। अब 2 प्लस h देखते हैं तो 2 प्लस h करेंगे तो यहाँ देखिए 2 ही आएगा, यही वैल्यू यहाँ आती है, तो 2 प्लस h की वैल्यू 2 होगी, और 2 माइनस h करेंगे तो 2 में से एक कम हो जाएगा यानी 1 होगा। अब इसी वैल्यू को हम लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो देखिए लेफ्ट डेरिवेटिव में फार्मूला है यही है, f a माइनस h की जगह यहाँ से ये वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 माइनस h वैल्यू 1 होगी, -2 बाई माइनस h, ये वैल्यू 1/0 आएगा। और इसी तरह राइट डेरिवेटिव देखेंगे तो a प्लस h की जगह 2 प्लस h वैल्यू 2 होगा, और यहाँ -2 है, 0 हुआ, इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल नहीं डिफरेंशिएबल है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम एट जनरल पॉइंट x = a पर चेक करते हैं। अब देखिए अगर हम एक जनरल पॉइंट x = a पर चेक करते हैं, ये पॉइंट हटा लीजिए, x = a के लिए यहीं पर देख लीजिए, a जब होगा x = a तो पूरे फंक्शन की वैल्यू a होगी, a प्लस h पर a होगा, a माइनस h पर a माइनस 1 होगा। अब लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव के लिए यहाँ वैल्यू रख लीजिए, लेफ्ट के लिए f a माइनस h माइनस f a होता है, तो देखिए a माइनस h की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो a माइनस 1 हुआ, और माइनस f a की वैल्यू आप यहाँ से देखिए a ही होगा, तो a माइनस 1 माइनस h a माइनस 1 माइनस a बाई h हुआ। राइट डेरिवेटिव देखिए a प्लस h, तो a प्लस h की वैल्यू a है, और माइनस f a की वैल्यू a है, तो ये वैल्यू आपको दिख रहा है ये 0 होगा, और यहाँ पर a से a कैंसिल होगा, 1/h होगा, 1/h, h टेंस टू 0 होगा, 1/0, और इधर 0 है, दोनों फिर इक्वल नहीं है, तो ये x = a पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने आज एक अवकलनीयता, जो कि आपके 3-4 क्वेश्चन ही थे लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
आपके सारे कंसेप्ट को यहाँ कन्फर्म होना होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप आज बताए गए सभी कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट में करके बताइए, और आप अपनी मैथमेटिक्स की समझ को विकसित करिए, अपने इमेजिनेशन पावर को डेवलप करिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, इमेजिनेशन पावर यही वो चीज़ें हैं जो आपको हाई थिंकिंग के लिए आपको अग्रसर करेंगे, डेवलप करेंगे, आपको तैयार करेंगे कि आपकी अगर थिंकिंग हाई होगी तो आप आगे अपने इमेजिनिंग पावर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे मेथड को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों की बारीकियों को समझिए और मैथमेटिक्स से बिल्कुल घबराइए नहीं, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करिए। आप एक एक कंसेप्ट को जब तक सीखेंगे उसमें आपको और अधिक कंसेप्ट डेवलप होंगे। कन्फ्यूज़न होते रहते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन उनसे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही आपके कंसेप्ट का पहला चरण है, वहीं से आपके पहले कंसेप्ट को सुधार पाएंगे आप। तो इसलिए आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।